हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम आगे की सीरीज़ में बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है। टीपी एक्ट का सेक्शन 3 है, वो क्या बताता है कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर में नहीं आएगी। ठीक है। क्योंकि ये जो सेक्शन 3 है टीपी एक्ट का, वो नेगेटिव एक्सप्लेनेशन देता है, कोई डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि ये चीज़ें हैं वो टीपी एक्ट के अंदर आएगी। ठीक है। तो जो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर में नहीं आएगी, तो सेक्शन 3 बताता है कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोविंग क्रॉप्स और ग्रास, ये 3 चीज़ें ऐसी है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगी। ठीक है। ये किसके अंदर आएगी? ये मूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर में आएगी। ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज डेफिनेशन इज ऑल्सो गिवन इन जनरल क्लॉजेज एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड द रजिस्ट्रेशन एक्ट। यानी 3 ऐसे एक्ट हैं जो किसके बारे में बात करते हैं? जनरल क्लॉजेज एक्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो वो कौन कौन से एक्ट हैं? जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ये 3 ऐसे जो एक्ट हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जिसमें मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी की बारे में बात होती है। तो जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन 3 सब सेक्शन 26 बताता है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, उसका सेक्शन 3 बताता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगी। ठीक है। और द रजिस्ट्रेशन एक्ट है, वो बताता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर में आएगी और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं आएगी। ठीक है। तो ये 3 ऐसे एक्ट थे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में हमें बताते हैं। कौन कौन से थे? जनरल क्लॉजेस एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, द रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है। आगे हम बात करें इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स अकॉर्डिंग टू जनरल क्लॉजेस एक्ट, कि जनरल क्लॉजेस एक्ट के ओवरव्यू के हिसाब से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड करती है। तो लैंड करती है बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, जो भी लैंड से बेनिफिट मिल रहे हैं हमें वो। ठीक है। थिंग्स अटैच टू द अर्थ, कोई भी जो वस्तु है जो कि आप पृथ्वी से जुड़ी हुई है वो। तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं, लैंड, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू द अर्थ। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो किसमें, जो जनरल क्लॉजेस एक्ट के बारे में बताता है कि ये जनरल क्लॉजेस एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड करती है। ठीक है। फिर है इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये किसके अकॉर्डिंग था? ये जनरल क्लॉजेस एक्ट के अकॉर्डिंग था। जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर 3 चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं और रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर आगे कई और भी चीज़ें हैं जो इंक्लूड करते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया लैंड, ये तो दोनों में सेम है। ठीक है। और बिल्डिंग्स, अब वैसे देखा जाए तो लैंड के अंदर ही बिल्डिंग्स बनती है। ठीक है। तो ये अगर इसका सब पॉइंट बनाए तो एक लैंड के ऊपर ही बिल्डिंग्स बन सकती है ना। तो बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, हेरिडेटरी अलाउंस है, वंशानुगत भत्ते हो गए, राइट टू वे हो गया, लाइट्स हो गए, फेरीज घाट वगैरह हो गए, जो मत्स्य पालन वगैरह करना है वो सब हो गया, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू द अर्थ। ये बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड और थिंग्स अटैच टू द अर्थ और एक लैंड, 3 ऐसी चीज़ें थी, एक लैंड, एक बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड और एक अटैच टू द लैंड। ये 3 ऐसी चीज़ें थी जो जनरल क्लॉजेस एक्ट भी बताता है। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन एक्ट भी बताता है। ठीक है। ये 3 ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में जनरल क्लॉजेस एक्ट भी बताता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट भी बताता है। ठीक है। और एक ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, भूबद्ध किसी भी वस्तु से स्थायी रूप से जुड़ी हुई वस्तु, यानी भूमि के अंदर कोई वस्तु बनी हुई है, उसके ऊपर स्थायी रूप से जुड़ी हुई कोई वस्तु है। ठीक है। तो वो भी किसके अंदर आएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर में आएगा। ठीक है। ये कौन कौन सी चीज़ें थी? एक तो लैंड हो गया था, एक बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ अ लैंड, एक थिंग्स अटैच टू द अर्थ। ठीक है। लाइट्स, फेरीज, फिशरीज, हेरिडेटरी अलाउंस, राइट टू वे, ये सब किसके अंदर आता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर में आता है। ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग है? रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग है।
आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंक्लूड नहीं हैं। तो स्टैंडिंग टिम्बर है, ग्रोविंग क्रॉप्स है, ग्रास है। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये टीपीए एक्ट के अकॉर्डिंग है। टीपीए एक्ट है वो नेगेटिव एक्सप्लेनेशन देता है किसकी? इमूवेबल प्रॉपर्टी की। टीपीए एक्ट ये नहीं बताता कि हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर ये स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो इंक्लूड करेंगे, जबकि ये बताता है कि ये स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कैसी एक्सप्लेनेशन देता है? ये नेगेटिव एक्सप्लेनेशन देता है। ठीक है, आगे हम अगर इनको एक्सप्लेन से देखते हैं कि लैंड है, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है, इनमें हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। तो लैंड का क्या मीन्स होता है कि मीन्स एनी सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कोई भी सतह, पृथ्वी की कोई भी सतह, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की कोई भी सतह है तो वो किसके अंदर आएगी? लैंड के अंदर आएगी। ठीक है, जैसे सॉइल होगी, मड डिपॉजिट ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ, जो पृथ्वी की सतह पर जो कीचड़ वगैरह है, मिट्टियाँ वगैरह है, कंकड़ पत्थर वगैरह है, वो सब। वाटर फ्लोइंग इन द रिवर, माइंस एंड मिनरल्स, जो पानी बह रहा है। ठीक है, तो वो किस पे बह रहा है? पृथ्वी की सतह पे बह रहा है। वैसे बह नदी में रहा है पानी, पर सतह किसकी है? पृथ्वी की सतह। ठीक है, माइन एंड मिनरल्स है, जो माइंस और मिनरल्स है वो कहाँ पे मिलते हैं हमें? पृथ्वी की सतह पर ही तो मिलते हैं, या पृथ्वी के अंदर मिलते हैं। ठीक है, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है। अब पृथ्वी से हमें जो भी बेनिफिट मिल रहे हैं, यानी भूमि से हमें जो भी लैंड मिल रहे हैं, सॉरी, भूमि से हमें जो भी बेनिफिट मिल रहे हैं, तो वो भी किसके अंदर आएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। अब ये क्या बात करता है कि बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बेनिफिशियल राइट्स, बेनिफिशियल इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑफ अ पेंड्री, राइट ऑफ अ वे, राइट ऑफ फिशरी, राइट टू यूज़ अ लैंड अंडर लीज। ठीक है, और रेंट फ्रॉम हाउस एंड शॉप्स, इंटेंजिबल और इनकॉर्पोरेट प्रॉपर्टी। तो ये सारे के सारे राइट्स हैं या बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ अ लैंड है, ये नहीं, ये भूमि से मिल रहे हमें राइट्स हैं। ठीक है, तो ये इसके सब नेम्स हैं कि हम अगर कोई पूछ ही ले कि जैसे बोल दिया बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, कोई क्वेश्चन आ जाए कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट है वो किसके अंडर में आएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी? तो वो किस में आएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर में आएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आनंद बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इसमें क्या बताया था? सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो सालों से जो मछली पालन कर रहे हैं या मछलियों को पकड़ रहे हैं, तो वो क्या है? बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ अ लैंड है। ठीक है, यानी लैंड से हमें जो भी अधिकार या राइट, जो भी बेनिफिट है वो मिल रहे हैं, वो एज अ राइट के थ्रू मिल रहे हैं हमें। ठीक है भाई, वो कोई अपराध नहीं कर रहे, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट है हमारे पास। ठीक है, जो भी सालों से, तो उनका जो ये राइट है वो हम छीन नहीं सकते। ये किस केस में बोला गया था? आनंद बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था। ठीक है, ये 1956 का केस है। आगे हम बात करते हैं थिंग्स अटैच टू दी अर्थ। ये भी सेक्शन 3 बताता है टीपी एक्ट का। अब जो ये है थिंग्स अटैच टू दी अर्थ है, इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करेंगे? एंड थिंग्स एम्बेडेड इन दी अर्थ, थिंग्स रूटेड इन दी अर्थ, थिंग्स अटैच बट इज सो एम्बेडेड। ठीक है, तो ये नहीं भूमि में धसी हुई वस्तुएं हैं, भूमि से जुड़ी हुई है, या भूमि में निविष्ट जो वस्तुएं वगैरह है, तो वो सब क्या आएगा? पृथ्वी से जुड़ी हुई वस्तुओं के अंडर में आएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर। ठीक है, जैसे हाउस हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, वॉल्स हो गया, ट्रीज हो गए, ये सब किसके अंदर आएगा? थिंग्स अटैच टू दी अर्थ के अंदर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ट्री की बात करते हैं, तो ट्री इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर में भी आएगा, मूवेबल के अंडर में भी आएगा। आगे हम बात करते हैं कौन कौन से ट्री है जो इमूवेबल में आएंगे और कौन कौन से हैं जो मूवेबल में आएंगे। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं स्टैंडिंग टिम्बर की। स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है? स्टैंडिंग टिम्बर क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अ ग्रेन ट्री रूटेड इन द अर्थ इज़ अ कॉल्ड स्टैंडिंग टिम्बर, यानी कोई हरा वृक्ष है जो पृथ्वी के अंदर जड़ा हुआ है, या पृथ्वी के अंदर उसकी जो जड़ी समाई हुई है, तो वो क्या होगा? स्टैंडिंग टिम्बर होगा। ठीक है,
अब स्टैंडिंग टिम्बर है, बहुत से ऐसे पेड़ हैं जो मूवेबल में भी आते हैं, इमूवेबल में भी आते हैं, पर कौन कौन से पेड़ ऐसे होंगे जो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर में आएंगे, ठीक है। इट्स अ वुडन जनरली यूज फॉर टिम्बर पर्पज फॉर मेकिंग हाउस एंड डोर etc, ठीक है। जो जिस पेड़ की लकड़ी का यूज़ है वो किसी फर्नीचर पर्पस के थ्रू हो रहा है, किसी और फर्निशिंग के पर्पज से हो रहा है, टिम्बर पर्पज से हो रहा है, तो वो ऐसे पेड़ होंगे ना, उनको हम मूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर में लेंगे, ठीक है। और ऐसे पेड़ जिनका यूज़ सिर्फ ग्रीनरी के हिसाब से किया जा रहा है या फ्रूट बियरिंग ट्रीज़ है, तो उनको हम किसके अंदर में करेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर में करेंगे, ठीक है। अब वुड्स ऑफ शीशम, नीम, बबूल, टीक वगैरह ये जो पेड़ हैं इनको हम मूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर में लेंगे। क्यों? क्योंकि इन पेड़ों की लकड़ी से क्या बनता है, दरवाजे वगैरह भी बनते हैं, क्रिकेट के बल्ले वगैरह भी बनते हैं, ठीक है। तो अगर किसी टिम्बर पर्पज से किसी पेड़ का यूज़ हो रहा है या किसी की लकड़ी का यूज़ हो रहा है, तो वो क्या आएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर में आएगा। और अगर फ्रूट बेयरिंग ट्रीज़ के हिसाब से हो रहा है, यानी ओनली वो फ्रूट्स के हिसाब से हो रहा है या ग्रीनरी के हिसाब से हो रहा है, मतलब इन्वायरमेंटल पर्पस के हिसाब से हो रहा है, तो वो क्या आएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर में आएगा। उसकी लकड़ी का प्रयोग ना हो, ठीक है, तो वो सब किसके अंदर में आएंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर में आएंगे। जैसे महुआ, पाम, डेट ट्रीज, ये सब ये क्या है, फ्रूट बेयरिंग ट्रीज है, ठीक है। अब मैंगो ट्री की बात करते हैं हम। तो मैंगो ट्री है, उसकी लकड़ी का प्रयोग है वो गेट वगैरह बनाने के लिए भी होता है, यानी टिम्बर पर्पस के लिए भी होता है, और ऑल्सो यूज़ फॉर फ्रूट, ठीक है। तो अब मैंगो वाला जो है ना, उसमें एक केस आया था, शांतिबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ठीक है। इस केस में क्या बताया कि ये इसके ऑनर पे डिपेंड करता है कि वो इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर में रखना चाहता है या मूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर में रखना चाहता है, ठीक है। ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, ऑनर पे डिपेंड करता है कि आप इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर में रखते हो या मूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर में रखते हो। अगर जो मैंगो ट्री है उसका यूज़ है वो ओनली फ्रूट्स के लिए हो रहा है, तो वो आएगा इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी में, ठीक है। और अगर उसकी लकड़ी का यूज़ हो रहा है क्रिकेट वगैरह के बल्ले वगैरह के लिए, घर के दरवाजे वगैरह के लिए और अदर फर्नीचर वगैरह के लिए हो रहा है, तो वो किस में आएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा, ठीक है। टोटल ये डिपेंड किस पे करता है, ओनर पे करता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कि मूवेबल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होगी। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, उसको सेक्शन 3 टीपीए के सेक्शन 3 में डिफाइन ही नहीं किया गया, ठीक है। टीपीए का जो सेक्शन 3 है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात ही नहीं करता, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, वो भी उसकी नेगेटिव एक्सप्लेनेशन देता है। प्रॉपर्ली ये नहीं बताता या डायरेक्टली ये नहीं बताता कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम ये चीज़ें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ नॉट डिफाइंड इन टीपीए, ठीक है, इसको डिफाइन ही नहीं किया गया। सेक्शन 3 एक्सक्लूड्स स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास क्रॉप्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये 3 चीज़ें एक्सक्लूड होती है तो ऑब्वियसली ये किस में जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी में, ठीक है। जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 डिफाइंस अ मूवेबल प्रॉपर्टी एज अ प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी ऐसी चीज़ जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर में नहीं आती है वो किसके अंडर में आएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर में आएगी, ठीक है। ये कौन बताता है, ये डेफिनेशन किसके अंदर दी हुई है, जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर दी हुई है, ठीक है। अब आगे हम इसके एग्जांपल्स देखें कि मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो स्टैंडिंग टिम्बर यानी खड़ा कास्ट हो गया, ग्रोइंग क्रॉप्स है, उगती हुई फसलें वगैरह होगी, ग्रास घास वगैरह ये सब हो गया, कॉपीराइट हो गया, राइट ऑफ वर्शिप हो गया, यानी पूजा वगैरह करने का अधिकार हो गया, जो गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स निकालती है वो हो गया, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ है जो पृथ्वी से अटैच्ड है विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ मेकिंग देम अ परमानेंट पार्ट ऑफ लैंड, यानी ऐसी कोई जुड़ी हुई वस्तु उनको परमानेंट पर्पस बनाने के अलावा, परमानेंटली यूज़ करने के अलावा अगर कोई ऐसी वस्तु है जो पृथ्वी से जुड़ी हुई है तो वो किसके अंदर आएगी, वो मूवेबल के अंदर में आएगी, ठीक है। डिक्री फॉर द एरियाज ऑफ रेंट, डिक्री फॉर द सेल ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन ए मॉर्गेज,
ठीक है। राइट टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ फ्रूट ट्रीज वगैरह ये सब हो गए। तो ये जो चीज़ें थी, ये इतनी सारी चीज़ें हैं, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी के हैं। ठीक है। तो ये था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सब अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ी बहुत भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुई है या थोड़ी समझने में आसानी हुई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आगे भी हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को फॉलो करेंगे। तो इसकी सीरीज़ आप देखते रहना। थैंक यू।